बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। आप सबके साथ हमारी टीम, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और भाई गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, बच्चों की, बड़ों की कोई छुट्टी नहीं होती, बल्कि जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ होता है, समर वेकेशन स्टार्ट होती हैं, तो बड़ों की डबल ड्यूटी हो जाती है। इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर घर में होते हैं। लेकिन मुझे आज भी अपना बचपन याद है दैट हम लोग जो हैं फिर समर कैंप्स में चले जाया करते थे। सुबह 8 बजे उठा करते थे और दोपहर 1 बजे तक समर कैंप्स में रहा करते थे। एंड इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। उसमें लर्निंग भी होती थी, को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी एक एहतमाम किया जाता था। एंड वी यूज्ड टू लर्न अ लॉट। तो कोशिश ये कीजिए कि समर वेकेशंस में बच्चे घर की हद तक महदूद ना रहें। गो कि गर्मी है, लेकिन गर्मी से बचने के 101 तरीके हैं ऑब्वियसली। पानी का इंतज़ाम रखें, अम्ब्रेलाज बच्चे रख लें, इस्तेमाल कर लें बाहर जब निकल रहे हो, कैप्स का इस्तेमाल कर लें। लेकिन बच्चों को आप ज़रूर कोशिश कीजिए, ख़वातीन और हज़रात, कोशिश भी नहीं, इस बात का यकीन दिलाइए कि बच्चे जो हैं वो समर कैंप्स की तरफ जाएं, ताकि उनका लर्निंग और को करिकुलर एक्टिविटी से सोशल स्किल्स बच्चे की जो हैं वो बड़ी डेवलप होती हैं। अब वो वक्त नहीं रहा कि सिर्फ पढ़ाई पे या मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए या ग्रेड्स अच्छे हों तो ही बच्चा कामयाब होगा। अब EQ यानी इमोशनल कोशेंट यानी सोशल स्किल्स में भी बच्चे को आगे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बच्चा कामयाब हो सके। अच्छा जी, आज आपकी कॉल्स का सिलसिला पहले सेगमेंट में होगा। 042992000628 हमारा नंबर है और हमें लेटर भी मौसूल हुआ है, बहुत शुक्रिया। सिर्फ 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स लिख सकते हैं। ये हमें लेटर आया है, और भी बहुत सारे लेटर्स आते हैं, लेकिन ये हमारे भाई हैं इमदाद हुसैन खान ने मियाँ वाली से ये लेटर भेजा। इसका क्लोज़अप ज़रूर दिखा दीजिएगा। इसमें प्रोग्राम को पसंद किया गया है और प्रोग्राम की तारीफ़ की गई है। वीकेंड एट होम की टीम को, प्रोडक्शन टीम, तमाम टीम के जो मेंबर्स हैं उनको सलाम और ख़राज तहसीन पेश करते हुए ये ख़ास तौर पे बहुत दूर से, और जब कोई लेटर लिखता है तो बड़ा अपना कीमती वक्त निकाल के लिखता है, तो मैं इसीलिए ये स्क्रीन पर दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, इमदाद भाई जो हैं ख़ुसूसी अफराद की फ़हरिस्त में आते हैं। इनको जो डिसेबिलिटी है वो तो नहीं इन्होंने बताई, लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसे हुनर से नवाजा है कि लिखने का आर्ट और फ़न ये जानते हैं। और इनकी किताबें हैं जो इन्होंने हमें भेजी हैं बहुत सारी। मैं ज़रा बैठ के दिखा दूँ, बेहतर क्लोज़अप आ जाएगा। अच्छा जी, और मैं ये ज़रूर बताती चलूँ कि इमदाद भाई आपको इंशाल्लाह जल्द ही हम प्रोग्राम में ज़रूर दावत देंगे। ये इनकी किताब है बैठक, और इनकी तस्वीर भी है पीछे, मैं दिखाती हूँ, ज़रा क्लोज़अप दिखाइएगा। ये हैं जी इमदाद हुसैन भाई, और ये इनकी एक किताब इन्होंने भेजी है। थैंक यू सो मच जी, ये मैं पढ़ूंगी भी ज़रूर, आज ही मुझे मौसूल हुई है। और ये है जी ये इनकी दूसरी किताब। थैंक यू सो मच, और जल्दी इनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप भी ख़वातीनो ज़ात समझते हैं कि आप में कोई टैलेंट है, समझते क्या हैं, अल्लाह ताला ने हर किसी को बहुत ख़ास बनाया, और कोई ना कोई हुनर ऐसा ज़रूर होता है जिसको पहचान के तराशने की ज़रूरत है। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। अच्छा जी, सादिया अरशद साहिबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने इनको एक और हुनर से नवाजा है, वो आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कैसा लगा आपको? देखिए, ख़ास तौर पे वक्त निकाल के। बिल्कुल, मैं समझती हूँ, और जब समझना भी चाहिए और अपने अंदर ये यकीन रखना चाहिए, ये यकीन रखना चाहिए कि हम सब के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ सलाहियत दी हुई है, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब भी रखे। और अपने पर जब तक हम ये यकीन ना रखते हैं, आपको मैं बताऊं कि हम जब सब पैदा होते हैं तो हम कुछ भी नहीं होते। हाँ। आहिस्ता 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 समझ आती है, और कहीं ना कहीं घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। इर्द गिर्द के माहौल, ये सब चीज़ें बहुत जो ना वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको कौन कितना सपोर्ट करे। और गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई ना भी सपोर्ट करे, तब भी अपने पर यकीन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रफ़ाकत अली खान साहब की जब बात करें तो खान साहब को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, अपने घराने की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए। और अब उनकी जो बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, वो उनकी लेगेसी को अपने ख़ास अंदाज से लेकर बढ़ रहे हैं। बख्त हमारे साथ मौजूद है, रफ़ाकत अली खान साहब के साहबजादे बख्त अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बख्त, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप इतने से थे जब आपसे मुलाकात हुई थी, अब थोड़े से इतने हुए हैं। थोड़ा सा
समय है थोड़े थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, यू मेकिंग अस ऑल Thanks to सो you guys प्राउड। for- और साथ आपके मौजूद हैं मोहम्मद अली और ये- मेरे कज़न हैं हाँ। और बहुत अच्छा माशाल्लाह अभी म्यूजिक सीख रहे हैं। हाँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गिटार प्ले कर रहे हैं। तो क्या ये आज हाल मेरे है साथ लेकर अली? गए। मैं ठीक है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अली बेचारे को ना मैंने कहा ये तो सजा ही मिली हुई है पूरे प्रोग्राम में, यही पोस्चर इनका रहना, ये ज़रा नोट कर लें। तो मुझे वक्त ने बताया घंटों इसी तरह बैठे रहते हैं। हमने नहीं कहा, मैंने तो कहा था गिटार रख दें लेकिन ये बैठे हुए इसी तरह। थैंक यू सो मच, जीते रहे खुश रहे। अच्छा जी, शेफ माजिबीन भी है किचन की सेगमेंट में, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदस कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। यू लुक लवली इन रेड। बताएं क्या बनने वाला है? थैंक यू। और आज हम जो डिशेस बना रहे हैं उसमें हम बनाएंगे कबाब सिजलर और मिंट एंड पीच लेमनेड, और इसके साथ हम बॉइल्ड राइस बनाएंगे। एक्सीलेंट। बॉइल्ड राइस तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। अच्छा जी, रुबीना भी आ गई, उनसे भी पूछते हैं। पाक पतन से कॉल ड्रॉप हो गई। ओ आई एम सो सॉरी रुबीना जी, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। 042992000628 हमारा नंबर है। अच्छा वक्त, मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिद साहब रफ़ाकत अली खान साहब का तो एक ख़ास अपना अंदाज़ है। आपको भी जब आपका मैंने पहली बार इंटरव्यू किया था तब से अब तक आप में क्या चेंज आया, मुझे ये बताओ। या व्हाट हैव यू लर्नड? बेसिकली हमारा जो घराना है, जैसे एज यू नो कि क्लासिकल म्यूज़िक का घराना है, तो आजकल कुछ म्यूज़िक का जो दौर है वो काफ़ी बदल चुका है और वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। ट्रू। ट्रेनिंग हमारी क्लासिकल की है, बट कुछ दौर के लिहाज से भी हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। यानी फ्यूजन में यकीन में रखो, काफ़ी which is the need of the time। जी, बिल्कुल सही। exactly। अच्छा जी, सबा है, कॉल्स भी लेनी है भाई साथ साथ, फिर ड्रॉप होंगी तो लोग नाराज होंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुंदर साहब? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा सबा, कौन से शहर से बात कर रही हैं? लाहौर से बात कर रही हूँ। ओह लाहौर, ये पास ही होंगी फिर तो आप। जी जी, अच्छा जी बताएं किसके बारे में पूछना है? मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। सौ बिस्मिल्लाह, बहन का नाम? उनका नाम है सना। डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 2000। ओके, 5 जुलाई 2000 2000। जी। ओके तो जी। मंगनी हो चुकी है, जिनके साथ उनकी मंगनी हुई है उनका नाम है मोहम्मद अहमद। मंगनी होगी अच्छा नहीं वो फिर पहले आप अपने पूछना क्या है आपने, बेटा ये बताओ। मतलब पूछना, मंगनी हो चुकी है तो शादी के कब तक होगी? शादी कब तक होगी? जी, कब तक और कैसी रहेगी मतलब? ठीक है। ठीक है। नहीं तो आप कब चाह रहे हैं शादी कब हो? हम लोग तो चाह रहे हैं ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक। हाँ, सर्दियों की शादी होनी चाहिए। तो क्या इशू क्या है? नहीं नहीं, मतलब कब तक होगी? सिर्फ पूछ ये रहे हैं, ठीक सिर्फ रहेगा पूछ इसके रही बारे हैं। में? ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। नहीं मैं डर गई ना, मैंने कहा कब तक होगी, तैयारियों में कोई। थैंक यू जी। अच्छा जी, वो सिर्फ एक कंफर्मेशन चाह रही है, आई कैन सी दैट कि वो बताइए। सिर्फ कंफर्मेशन चाह रही है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ जब पहला जायचा देख लो ना समझ आ जाती है कि वो सिर्फ कंफर्मेशन चाह रही है। इंशाल्लाह शादी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा है इनके लिए, और कोई ज़्यादा देर भी नहीं हुई भी लगती मुझे, जो भी रिश्ता इनका तय पाया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है और खैरोफियत के साथ होगी। सिर्फ एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं बच्ची का ही सिर्फ जायचा देखूँ तो उसमें मैं कह देती हूँ कि आप थोड़ा सा, चूँकि जो बच्ची है ना वो कभी बहुत अच्छे टेम्परामेंट में होती है, कभी बहुत ज़रा हाई टेम्परामेंट लो टेम्परामेंट्स का एक है उसके अंदर, तो बस उसको ज़रा थोड़ा सा मैनेज करें, बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ वेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वक्त आपका क्या स्टार है? एक्वेरियस। एक्वेरियस। एक्वेरियस अभी तो रिसेंटली आपके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है। लास्ट ईयर से ऐसे तो चीज़ें बहुत बेहतर हैं, 2024 से थिंग्स आर गेटिंग मच बेटर, एंड दिस ईयर इज़ डेफिनेटली एक्वेरियंस का तो ये साल मैं कहती हूँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन 2024 से बेसिकली 2024 से थिंग्स आर गेटिंग बेटर। चलो दैट इज गुड। समीना को भी गुफ्तगू में टेक लगाओ पीछे, मुझे लग रहा है उठ के कहीं भागना है, जाना तो नहीं है ना कहीं पीछे सुकून से ना, तो मुझे जरा विजुअल भी बहुत ज़रूरी है। जी समीना चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी समीना जी, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी किसके बारे में पूछना है? जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। नाम बताइए। वकार। ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड ईयर? 7 फरवरी पूरा 2000। 8 फरवरी 7 फरवरी 7 फरवरी पूरा 2000। पूरा 2000। ओके, आई लव दिस, ये मुझे जुमला बड़ा पसंद है। अजी क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने उसके बारे में पूछना है, वो बाहर जाना चाहता है, कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहा, तो क्या वो चले जाएंगे या नहीं? ओके, बाहर किस जगह पे, किस यानी साइड पे जाना चाह रहे हैं? सऊदीया चले जाएं या दुबई चले जाएं, जिधर भी चले जाएं। मिडल ईस्ट वाली साइड। जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी सादिया। अच्छा, जो बाहर जाने के हवाले से देखो, अभी तो चंदा मुझे नहीं लगता कि वो फौरी तौर पे कहीं जा सकते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं जाने में थोड़ी सी ताख़ीर आ सकती है, देर आ सकती है, जो कि अभी हो सकता है 2 से ढाई साल इनको लग जाएं।
पहले कोई अटेम्प्ट यहाँ जाने में कोई कोशिश करें तो हो सकता है कोई डिले या कोई इनकार या कुछ इस तरह से, तो 2-2.5 साल का वेट है। अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई चीज़ हो, और डिले के साथ, रुकावट के साथ, यानी कि जिस तरह पहले अटेम्प्ट करें ना जा सकें, फिर 2-2.5 साल का वेट है। और दूसरा ये भी कि ये मैंने अक्सर सादिया के सेगमेंट में ये बात को हमने और सब ने हाईलाइट किया कि शॉर्टकट्स की ज़रिए मत जाइए बाहर के ममालिक। जितने भी हमारे भाई हैं वो जब जाते हैं या बच्चे जाते हैं शॉर्टकट्स की तलाश में निकल जाते हैं बाहर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स का सामना अच्छा, करना सुंदर से एक और बात भी, लोग समझते हैं समटाइम्स के बाहर जाने से ना पता नहीं एकदम से हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, don't पता नहीं कि understand, पैसों की बरसात हो जाएगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। ऐसा नहीं होता होता भाई, है, इट इज़ वेरी हार्ड टू मनी, और बड़ा मुश्किल। हाँ जी, और आपको कभी दफ़ा अपने मुल्क में ज़्यादा अच्छा रिस्क मिल रहा होता है, आपके लिए आसानी होती है, फैमिली पास होती है, बहुत कुछ होता है, आपको सपोर्ट मिल रही होती है, मदद मिल रही होती है। मेरे पास खुद पर्सनली भी जो क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको भी यही बात कहती हूँ कि भाई आप वो जो आप सोच रहे हैं नहीं है, वैसा मुमकिन नहीं होता है। सो थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जहाँ पे हैं वहीं पे कमा के तो देखें, दिल लगा के तो देखें। दिल ही नहीं लगता है लोगों का, वो कहते हैं जी साढ़ा इत्थे गुजारे ही नहीं, असी कर ही नहीं सकते, काम हो ही नहीं रहा। बाहर के ममालिक को आप लोग मैं विदआउट, मेरे अपने बहन भाई भी बाहर हैं, लेकिन विदआउट, और वो भी यही कहते हैं कि लगता है जैसे ग्लैमराइज आप लोग करें, जबकि कोई ग्लैमरस जिंदगी नहीं मूवी होती। में होता है, वो मूवीज में आपको लगता है। आप देखें, आप अपने मुल्क है, आपकी अपनी कल्चरल वैल्यूज हैं, आप अपने मजहबी त्यौहार जिस उम्दगी के साथ मना सकते हैं, बाहर के ममालिक में वो चीज़। और फिर एक और चीज़ जो मैंने नोट की है, जब जब मैंने ट्रैवल किया, और मुझे हमेशा, मैं कोई 24 घंटे नहीं होते तो मैं वापस दिल करता आ जाऊं, कि मुझे ऐसा लगता है कि बेदीद होते हैं बाहर के लोग। यहाँ पे ऐसा ही वक्त, क्योंकि आप भी बहुत अरसा रह के आए, बताइए, है ना? ये होता है, रोबोटिक लोग होते हैं, रोबोटिक होते हैं, विद नो हार्ड फीलिंग्स, नो फीलिंग्स एट ऑल। यहाँ पे तो होगा, आप सड़क पे खड़े हो जाए ना, आप अल्लाह ना करे परेशानी में मुब्तला हो, तो 15 लोग आ जाएंगे आपकी मदद करने। उधर नहीं होता ऐसा, उधर आपको फिर पता चलता है। देखिए, कई दफ़ा कई लोगों के जायचों में, मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, ऐसी चीज़ें होती हैं कि दे कैन गो आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पे अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं। हर एक के लिए, किसी दूसरे को देख के आप ये ना सोचें कि आपके साथ भी यही बिल्कुल होगा। ऐसा ही। अच्छा जी, कौन कॉलर है? पाकीज़ा हैं जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? रावलपिंडी शहर का मौसम कैसा है? जी बहुत अच्छा मौसम है, आप कैसी हैं? अच्छा, अच्छा मौसम है, रियली? क्या बारिश हो रही है? आज मौसम अच्छा हुआ है तो इधर के तो हालात कुछ, और लाइन ड्रॉप होगी, हवा तेज चली होगी ना, लाइन खराब होगी। लाहौर में हवा चल रही, तो मैं तो आई हूँ तो इतनी धूप थी। अच्छा चलें, मुझे कहा जा रहा है कि अभी हवा चल रही, दैट इज़ गुड, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, 042992000628 हमारा नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, सादिया, अली आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार कैंसर है। कैंसर है, बताइए। अच्छा, कैंसर तो वैसे मैं हमेशा कहती थी बड़े सेंसिटिव और क्रिएटिव सेंस बहुत अच्छी होती है। मे बी इसीलिए आप बहुत छोटी एज से मैं तो इसे गिटार बजाने से, हम जो पहले भी रिहर्सल जो ये कर रहे थे, मैं बड़ी इम्प्रेस थी, और बहुत जल्दी पिक करते हैं छोटी सी बात को, बहुत जल्दी, बड़े क्विक लर्नर होते हैं। और गिटार घंटों पकड़े रखते हैं। हाँ, वो तो आपने बेचारे के ऊपर ये बात लगा दी, बट दे आर वेरी क्विक लर्नर। और आपकी लाइफ में आई एम श्योर कि आपकी तो हर फैमिली में ये चीज़ चल रही है, लेकिन आप कोई ना कोई एक चीज़, आपके अंदर एक हुनर, टैलेंट यकीनन सबसे मुख्तलिफ ज़रूर होगा। आप अपने बहन भाइयों को लेकर, फैमिली में लेकर, कोई एक चीज़, कोई एक मामला जो उनसे होता है ना, समथिंग जिसको कहते हैं बिल्कुल डिफरेंट, ज़रूर होगा। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में करूंगी डिस्कस, पे कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हाँ सिमरन जी जी, सरगोदा से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। सौ बिस्मिल्लाह, नाम बताइए। हाफिज शाहजेब अकरम। सॉरी, शाहजेब अकरम। शाहजेब अकरम, ओके जी, डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी। हाँ, 12 जनवरी 2008। 12 जनवरी 2008। जी, उनकी जॉब के बारे में पूछना था, मतलब किधर जॉब देखते हैं, वहाँ पे वो जा नहीं रहे। ओके, जॉब के बारे में पूछना है। सॉरी, आगे क्या था बोला? मतलब जॉब अगर बनती है तो वो जा नहीं रहा ना, मतलब ओके। आप बताएं कि उसके लिए क्या बेहतर हो। ओके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू जी। जॉब के हालात, जॉब के हवाले से पूछना चाह रही हैं, ऐसे ही था जॉब कुछ? के हालात जी। अच्छा, जो पिछले 5-6 महीने रहे ना, जॉब हाउस इनका जो जायचे में देखते, जॉब हाउस इस बेचारे का अच्छा नहीं रहा है।
प्रॉब्लम्स रही हैं, दिक्कत रही है। और अभी तो वैसे ये मई के बाद ही, मई 22-23 के बाद ही इसके लिए हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन वही बात आती है कि इनको थोड़ा सा स्टेबल होने में, ठहराव आने में थोड़ा सा भी दिक्कत होगी। और ये नवंबर तक, इसी साल के नवंबर तक प्रॉब्लम्स आएंगी। मे बी एक से ज़्यादा जॉब, मे बी जॉब छोड़ना करना, लेकिन अब आ जाएगी नवंबर तक। थोड़े से इनके लिए इंशाल्लाह, प्रॉब्लम अल्लाह रहेगी, बट इंशाल्लाह उसके बाद आ जाएगी। अच्छा, नवंबर के बाद ठीक हो जाएंगे हाँ, हालात? नवंबर के बाद ठीक ओके, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। अलीशा हैं जी रावलपिंडी से, एंड शी इज़ द लास्ट कॉलर जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। रावलपिंडी में बारिश हो रही है या हवा चल रही है, ये बताएं। मैम अभी नहीं हुई बारिश। बारिश नहीं, हवा चल रही है? यस अच्छा, ओके, गुड। अच्छा बताओ, किसके बारे में पूछना है? मैम, मैंने तो डेल के बारे में पूछना है। किसके? दोस्त के बारे में? अपनी भाई के बारे में? ओके, गुड। अच्छी बहनें हैं, सारी भाइयों के बारे में पूछ रही हैं। जी बताइए। मैम बहन के सिस्टर के बारे में। ओके, Sister. बहन के बारे में पूछना है। जी बताइए। मैम उसका नाम आयशा है और उससे डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 2002। 9 जुलाई 2002, राइट? 6 है? 2 है मैम। ओके। 2 है, हाँ सही। ओके, गुड, पहली दफ़ा मुझे भी समझ आई है। सही। जी बताइए, किसके बारे में पूछना है? सॉरी, क्या पूछना चाह रही हैं? सॉरी मैम उसके शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी और आउट ऑफ फैमिली होगी। ओके, सादी आप कुछ बात करना चाह रही हैं, कर लीजिए इनसे। अच्छा बेटा, अभी आजकल में कोई प्रपोजल, कोई रिश्ता कुछ इस तरह से चल रहा है, या उनकी कोई पसंद है, कुछ इस तरह से है? नो मैम। अच्छा, कोई आजकल रिश्ता आया हुआ है? नहीं मैम। अच्छा, चले ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। वैसे तो आजकल में कोई उनका कोई इस तरह का मामला होना चाहिए जो उनका जायचा कहता है। अगर ऐसा नहीं है तो 2026, क्योंकि मई 2025 से लेकर 26 के ही मई से जुलाई तक 2026 के मामला तो अच्छे हैं, बन भी सकते हैं, कोई रिश्ता भी आ सकता है, या इसी टाइम पीरियड में उनके लिए कोई मामला फिक्सअप हो सकते हैं। मगर थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई पसंद, कोई इस तरह का मामला होगा, लेकिन चॉइस फैमिली की होगी, फैमिली की मर्ज़ी होगी, और इसमें थोड़ा सा इनके मामलात का अगर कोई इख्तलाफ आता है तो उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सादिया, आपका My बहुत pleasure, शुक्रिया। always. ख़वातीन थैंक यू आपका भी। और ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को तब पहुंचेगा जब अब वक्त आ चुका है। अली शाबाश, गिटार की पोजीशन सही रखिए और वक्त अब माइक आप पकड़िए एंड आपकी लाइव परफॉर्मेंस होगी। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन हज़रात। बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो है मैडम नूरजहान जी की, तो बहुत उनसे छोटे हैं, बट एक ट्रिब्यूट उनको छोटा सा। वाह। नीयते शोक भर न जाए कहीं, नीयते शोक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयते शोक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं,
da ni re sa da ni da ni da ni da ni da ga re ma da ni re ga sa re ma ni da ma re da ni re 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 sa sa re ma da ni da ma da ma re da ni ma re sa आओ कुछ दे रोहिने नासे आओ कुछ दे रोहिने नासे फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं तू भी दिल से उतर न जाए कहीं नियते शोक भर न जाए कहीं जी ख़वातीन नौज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह। और किचन सेगमेंट में शेफ़ महाजबीन लगी हुई हैं काम करने, शाबाश। कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं? मामलात एंड तक की तकरीबन पहुंच गए हैं। डिश हमारी रेडी हो चुकी है, कबाब सिज़लर जो हैं और जो चावल हैं वो दम पे हैं। वेरी गुड, फिर ठीक है, थोड़ी देर में आपके पास आके फिर रेसिपी प्रॉपर तरीके से लेंगे। और हमारे साथ ख़वातीन नौज़ात रफ़ाकत अली खान साहब के साहबजादे मौजूद हैं, बख्त अली खान, और इनके भाई ही हैं, कज़न भी तो भाई होते हैं, मोहम्मद अली। और मोहम्मद अली के लिए खास क्लैप हो जाए भाई, ये बहुत ज़रूरी है। इनकी ये फर्स्ट टीवी अपीयरेंस है और ये उतनी नर्वस हैं और उतना ही मैं इनको ढारस देने की कोशिश करी हूँ। ऐसा ही है कि नहीं? डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा बेहतर तरीके से बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बताना क्या है बस कि वो मुझे- नर्वस है कि नहीं? मुझे वो बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा है कि कॉन्फिडेंट हो चुका हुआ है। अब तक आपने काफ़ी अपनी साइकोलॉजी बच्चे पे आजमा ली है और वो काफ़ी इस वक्त मुझे कॉन्फिडेंट लग रहा है ना, ये चीज़। और ऊपर से गाना इतना अच्छा गा रहा हो कोई, तो फिर उस कॉन्फिडेंट नहीं होएगा तो क्या होएगा? ट्रू, ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा जी डॉक्टर साहब बताओ, आज हम चाह ये रहे थे हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर तो बात करते हैं। ये ऐसा टॉपिक ऑब्वियसली हम जब जो बच्चियां जिनकी शादी होती है और उसके बाद फिर वो प्रेगनेंसी के उस टेन्योर में से गुजर रही होती हैं, तो खुराक का एक बड़ा अहम अमल दखल होता है ऑब्वियसली फॉर अ हेल्दी बेबी। हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि जो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं वो अगर ज़्यादा खाएंगी और ज़्यादा मोटी होएंगी तो बच्चा ज़्यादा हेल्दी पैदा होगा। गो के इसके बरक्स मेरे वालिद ने हमेशा ये बात हमें समझाई, मुझे ख़ास तौर पे समझाई जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी, कि बच्चा तो जो फीटस होता है वो तो खुराक ले लेता है माँ के जिस्म में से। तो थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं और फिर खुराक पे बात करते हैं। ये आपने बहुत तवज्जो तलब बात की है, बिकॉज दिस इज़ ट्रू। व्हेनेवर women आर एक्सपेक्टिंग या उनको खुशखबरी वाला सीन हो, what they do is that this double the amount of food जो वो खा रही होती हैं। और जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने, आपके वालिद ने बताया है कि फीटस जो होता है वो अपनी तमाम न्यूट्रिशन मदर से ले लेता है। ट्रू। यस, कुछ चीज़ों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन हर चीज़ की नहीं। उससे फिर एक तो जो मोटापा गेन होता है वो आपका वैसे भी आपका गेन होना होता है, वो डबल द वेट गेन होता है, वो बाद में उतारना मुश्किल होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बर्थ जो का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑब्वियसली फ़ैट हर जगह जमा हो जाती है। और फिर प्रेगनेंसी का बर्डन अपना एक बच्चे का होता है और उसके साथ आप मोटापे का बर्डन भी उठाएं तो ये दिस इज़ नॉट गुड। और इसके लिए हमने जिस तरह हम ज़िंदगी में हर चीज़ एक तरीके से एक बैलेंस से हैंडल करते हैं, वैसे प्रेगनेंसी भी एक ऐसा टाइम है मदर्स के लिए खुशकुन टाइम कि उसको खुशगवार ही रखना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आपका वेट गेन जो है वो 20 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसको कोशिश ये करें कि जब आप जब ओवर हो जाती है प्रेगनेंसी तो अपने बेबी को फीड भी कराएं और तब की भी डाइट हम बताएंगे कि क्या होनी चाहिए। उस वक्त भी लोग डबल ट्रिपल खा रहे होते हैं कि हम तो बच्चे को फीड करा रहे हैं, नहीं, उस वक्त क्या चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं, जो तीरे बहदफ लगें, वो डाइट यूज़ करनी चाहिए। अब जब
جو ایکسپیکٹنٹ مدرز ہوتے ہیں ان کے لیے نیوٹریشنل سپر سٹارز بولتے ہیں ہم, کہ وہ آپ نے لینے جو آپ کی غذائیت کے سپر سٹارز ہوں. اس میں روٹیاں بہت زیادہ نہیں کرنی, اس میں فیٹ یعنی کہ گھی اور چکنائی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا, بس بلکہ اس کو بڑی اسمارٹلی ہینڈل کرنا ہے تاکہ جو آگے آنے والا آپ کا بیبی ہے وہ بھی ہیلدی پیدا ہو. اور ہیلتھ میں صرف ہم یہ بات نہیں کرتے کہ صرف جسم ہیلدی ہو, بلکہ ذہنی طور پہ بھی ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں میں لکھ لائی تھی تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. ایک تو آئرن, آپ کو پتہ ہے کہ آئرن بہت امپورٹنٹ ہے ایکسپیکٹنٹ مدر کے لیے, کیونکہ آئرن کا ایک پریشر پڑ جاتا ہے باڈی کے اوپر. اور آئرن نہ صرف سپلیمنٹل لینا چاہیے بلکہ کھانے کی بھی وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس میں آئرن ہو اور ساتھ میں فولیٹ ہو. اوکے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئرن کے جو سپلیمنٹس ملتے ہیں وہ آئرن پلس فولک ایسڈ ملتے ہیں. ایسا ہی ہے. فولک ایسڈ نہ صرف خود بھی ضروری ہے بذات خود, لیکن آئرن اور فولک ایسڈ مل کے بھی ضرورت ہوتی ہے بچے کی اسپائنل کارڈ اور نیورل ٹیوب, برین ٹیوب بننے کے لیے. بالکل. اور فولک ایسڈ اور آئرن دو مختلف چیزیں ہیں, دے ناٹ دا سیم. ہاں نہیں, دے آر ڈفرنٹ. جیسے وائٹامن ڈی اینڈ کیلشیم آر ڈفرنٹ. بالکل. اینڈ اسپیکنگ آف وائٹامن ڈی اور کیلشیم, تو بچوں کی بونز کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کیلشیم کی. اس لیے دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی غذائیں یا جو بھی کیلشیم میں چیزیں زیادہ ہیں, وافر ہیں جس میں کیلشیم, وہ آپ نے یوز کرنی ہے. کیلشیم کو صحیح لے جانے کے لیے ہر سیل کے لیے کیا چاہیے, کون سی کشتی؟ وائٹامن ڈی. تو وائٹامن ڈی لیولز جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں ان پہ کمپرومائز کرنا چاہیے. جہاں پہ وائٹامن ڈی لیولز کم ہوئے اور پریگننسی سکسیسو پریگننسیز ہوئیں, وہاں ماں پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ آگے جا کے اس کو آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے, اور ایون دا چائلڈ ہو از بورن, اس کے ہیئر, نیل, اسکن, کیلشیم کے بونز جو ہیں وہ ویک ہوں گی, اور آپ یہ نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے علاوہ اومیگا 3 چاہیے ہوتا ہے. اور ڈی ایچ اے ایک چیز ہوتی ہے جس کو جو ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہوتی ہے, میں ایکچولی سوچ رہی تھی کہ وہاں کہاں پہنچ گئی ہوں میں. تو وہ جو ہوتا ہے وہ ڈی ایچ اے ایک ریکوائرمنٹ آف دا باڈی ہوتی ہے, اور اس میں ہم لوگ اومیگا 3 کی بھی بات کرتے ہیں. تو اومیگا 3 بھی بہت نیسیسری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کے ہم بات کرتے ہیں, بڑوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ برین ڈیولپمنٹ کے لیے 4 مغز کھاؤ بھائی, بادام کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ. وہ کس لیے؟ کیونکہ اس کے اندر اومیگا 3 اور وٹامن اے اور سی اور باقی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ویژن اور باقی چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد آیوڈین بہت امپورٹنٹ. موسٹ آف دا مدرز ہو سفر فرام آیوڈین ڈیفیشنسی ول ہیو کڈس جن کے تھائرائڈل پرابلمس آگے جا کے ہوئیں گے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پرابلمس ہوں گے اگر آیوڈین کی کمی جو ہے وہ باڈی کے اندر ہو. یہ عموماً آیوڈین کی کمی دیکھی جاتی ہے ہمارے پہاڑوں والے ایریاز میں, ہنزا, بلتستان, گلگت وغیرہ, وہاں پہ آیوڈین کی بہت کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی خاص وجہ؟ ان کی وہاں پہ ڈائٹ میں یا ان کے سالٹ میں نہیں ہوتا, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تو اب جو سالٹ کئی آتے ہیں وہ آیوڈائز سالٹ ہیں, جو ہر ایک کو نہیں لینے چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھ کے لینے چاہیے, کیونکہ کئی ایسے پیشنٹس ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ آیوڈین کی کمی نہیں ہے تو آپ ان کو اتنا نہیں استعمال کریں گے, مگر اس والے ایریا میں, پہاڑی ایریاز میں آیوڈین ملا نمک جو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے ضرور لیجیے. اچھا, یہ ایک کولین ایک چیز ہے, کولین بھی نہیں آئی ہے, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کولین, کہ کولین ریزروز اچھے ہونے چاہیے. اب ہم بات کریں گے ڈائٹ کے جن چیزوں کے اوپر یہ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو بات آتی لین میٹ کی. آپ میٹ کھائیں تھرائس اے ویک, جس میں مٹن ہے, بیف ہے, چکن ہے, فش ہے, لیکن آپ نے شرط یہ ہے کہ لین کھانا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر فیٹ نہ ہو. آپ کی اس پریگننسی میں آپ نے جو آئلز یوز کرنے ہیں وہ اولیو آئل ہوئے گا, یا تھوڑا استعمال, تھوڑے چمچوں کا استعمال دیسی گھی کا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹرائی ناٹ یوزنگ سیڈ آئلز جو کہ بازار میں دستیاب ہیں. ٹھیک ہے, تو دیسی گھی کے جو پراٹھے خواتین کھاتی ہیں اور دیسی گھی میں بنے ہوئے اتنے سارے جو کھانے ہیں وہ کہ بھی پریگننسی میں پھر دل کرتا ہے کھانے کا, اس کا کیا کریں؟ اچھا, اب جب ہم ناظرین کو بتا رہے ہیں نا کہ ہم یہ چیزیں یوز کرنی ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نہانا ہے. اس کا یہ مطلب ہے, میں نے کچھ کہا ہے کہ چمچیاں یوز کرنی. ہاں, یہ نہیں کہ بالکل ہی اس کے اندر کر کے. لیکن ڈاکٹر صاحب, میں سوری بات کاٹتے ہوئے, یو ول اگری ود می کہ کچھ کریونگز بھی ہوتی ہیں, یعنی آپ کا دل بھی کرتا ہے, تو اس کو کیسے احتیاط کے ساتھ آپ کر سکیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں تو کسی کو کوئی, مجھے میرے کم ہی سنا ہے کہ کسی کو بھوک لگ رہی ہے, عموماً نوزیا وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے, یا نہیں یوزلی ایورژن ٹو فوڈ ہوتی ہے کئی لوگوں کی. لیکن جب آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے اس کو پروٹین سے, فروٹ سے, اور اس کو کیا بولتے ہیں, اوٹس کی اردو کیا ہوئے گی, جو کی چیزوں سے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے.
پھول مکھانے آپ کو پتہ ہے بازار میں ملتے ہیں, جیسا آپ نے دکھائے بھی تھے. ایگزیکٹلی ہم نے, ہاں ایگزیکٹلی, پھول مکھانوں کا آپ ہلکا سا دیسی گھی میں کر لیں, وہ پاپ کارنس کی طرح بن جاتے ہیں. ان کو آپ جار میں رکھیں, پلیز اس پہ نمک نہ ڈالیں, اس کو آپ جار میں رکھ لیں اور وہ آپ اس کی سنیکنگ کرتے رہیں, آپ کا پیٹ فوراً بھرے گا. ایک اور پیٹ بھرنے والی چیز جس کو آج کل کہتے ہیں کہ یہ اوزمپک کو ممک کرتی ہے, وہ شکر کندی ہے. شکر کندی جب آپ کھاتے ہو تو فوراً آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور آپ کو اس کے بعد بالکل بھوک کی ڈیزائر نہیں ہوتی. دا ٹرک از کہ جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو اس کو آہستہ آہستہ چبا کے کھاؤ. ایک دم جلدی جلدی کھا جاؤ گے تو پیٹ کو ریکگنائز نہیں ہوگا اور آپ کو بعد میں فیل ہوئے گا کہ یہ اپھار کیوں ہے اتنا ایسا ہی ہے. سو ایٹ سلولی, مائنڈفلی. اور یہ چیزیں جو ہے میں نے آپ کو بتایا, شکر کندی, پھول مکھانوں کا پاپ کارنس, دودھ دہی کا استعمال, تھوڑا سا میٹ کا استعمال ایز اے پروٹین بھی آپ کو وہ سٹیو کر دیتی ہے ہنگر پینگس کو, تو یہ ضروری ہے. بالکل صحیح. وقت اب آپ کس طرح اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہو؟ ڈائٹ کا خیال تو نہیں رکھا جاتا آنیسٹلی, اوکے, کیونکہ ٹریولنگ بہت ہے. ٹھیک ہے. آل اوور دا ورلڈ, اسکینڈینیوین کنٹریز گھومنا, یو ایس, کینیڈا, اور پھر ڈائٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ سونے کی بھی روٹین کچھ خراب ہوتی ہے اور پھر آپ کو ڈفرینٹ سٹیز میں ٹریول کرنا ہوتا ہے کانسرٹس کے لیے obviously, لیکن پھر مینٹین کر کے کیسے رکھا ہے؟ بیکاز یو ناٹ لائک, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ آن دا, کیوں ڈاکٹر صاحبہ, ہی از ناٹ آن دا اوبیس. مجھے یہ لگتا ہے کہ کھاتے تھوڑا ہے اور پانی کا استعمال کرتے ہوں گے, کیسا یہ؟ نہیں, میں پانی کا استعمال کم کرتا ہوں اور کھاتا میں کم ہوں, بٹ پھر بھی میں ہیلدی ہو جاتا ہوں. اچھا, وہ اب آئی ڈونٹ نو کیوں. لیکن اتنے ہیلدی نہیں ہے, ٹھیک ہے میرے خیال میں, لیکن اگر obviously آپ, سو یو ڈونٹ گو ٹو دا جم, لیکن obviously کام کی وجہ سے اتنا نہیں. کام کی وجہ سے بالکل, کیونکہ اب ٹریول کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کو پتہ نہیں, سونے کا نہیں پتہ, کھانے پینے کا نہیں پتہ. اب آپ جیسے یہاں پہ کچھ اور کھا رہے ہو, اب میں لنڈن جاتا ہوں, لنڈن میرا بہت آنا جانا, تو وہاں پہ ڈائٹ بالکل ہی چینج ہوتا ہے. فرائیڈ کھانے, لنڈن کا پانی سوٹ کرتا ہے کہیں؟ نہیں, مجھے نہیں کرتا, بہت ڈرائی پانی ہے اور مجھے بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. 2-3 مہینے پھر رہنا پڑتا ہے وہاں پہ. اور پانی تو پیتے ہو نا ادھر؟ لیکن جی بالکل پیتا ہوں, اور طبیعت بہت, میں کافی بیمار بھی پڑ جاتا ہوں. اچھا, کیونکہ مجھے پانی راس نہیں ہے اور کھانا پینا بھی, تو مجھے پھر کافی مشکل سے مینیج کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل صحیح. نہیں, لیکن لنڈن میں تو وہاں بہت ساری چیزیں, سیلڈز وغیرہ مل جاتی ہیں جس سپر مارکیٹ میں. پھر میں اسٹیکس ڈھونڈتا ہوں وہاں پہ, اپنا کچھ ایسے کھانے ڈھونڈتا ہوں کہ آپ اکثر ولاگس کا, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو میں جو بھی دیکھتا ہوں وہ پھر کھانا میں ایکسپلور کرنے جاتا ہوں. کچھ راس آ جاتے ہیں, کچھ نہیں راس آتے. صحیح. علی بھائی آپ کے کیا حالات ہیں کھانے پینے کے؟ بس ٹھیک ہی ہے. کیا ٹھیک, کیا یہ ماما اچھا بناتی ہیں گھر میں بہت. ماما گھر میں کھاتا ہے زیادہ بناتی ہیں سب جو گھر میں چیزیں بنتی ہیں. امی دیکھ رہی ہیں اس لیے بول رہے ہو یہ؟ بالکل نہیں, وہ واقعی میں بہت اچھا. اچھا, ریلی کیا سب سے اچھا کیا بناتی ہیں؟ بریانی بہت اچھا بناتی ہیں, ہے نا؟ ہاں, سب سے زیادہ مجھے بریانی پسند ہے. اچھا, آپ کی ویسے حالت سے لگ تو نہیں رہا کہ کھانے پینے کا شوق ہے, لیکن دیٹ از گڈ, دیٹس گڈ. اچھا, ابھی آپ نے پوچھا نا کہ آپ صحت کا خیال رکھتے ہیں, کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے, اس طرح کر کے اتنی آوازداری سے بولا ایسے کہ بس ٹھیک ہے. My puppo is better cook than mother. اچھا, ریئلی؟ اچھا, یور پھپھو, یہ آپ کے پھپھو کے بیٹے بنے, کزن ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیٹس, جیتے رہیں, خوش رہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, ناؤ کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک. ہاں, ہم بات کر رہے تھے کہ جی پھر کیا چیزیں کھانی چاہیے. اس میں ہم نے لین میٹ کی بات کی تھی, ہم نے اچھی فیٹس کی بات کی تھی, ہم نے یہ بات کی ہے کہ روٹی جو ہے وہ کنک کی بجائے اگر آپ جو کی روٹی تھوڑی مکس کر لیں کنک میں, کبھی بیسن مکس کر لیں, اور تو یہ بہت اچھا ایک آلٹرنیٹ مل جاتا ہے. کوشش کریں کہ روٹیاں جو ہیں, روٹیاں اٹ سیلف, وہ رات کو نہ کھائیں. جو دوپہر کو روٹی آپ کھائیں, شام کو آپ چاول کا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا سنتے ایک اور بھی میں نے سنا ہے کہ جی کہتے ہیں چاولوں میں جی طاقت نہیں ہوتی, چاول نہ کھایا کرے, وہ صرف موٹا کرتے ہیں. ریئلی؟ ہاں, یہ جو ہے یہ مجھے سن کے بڑی حیرانی ہوئی کہ جتنا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, جتنا چائنا ہے جس کے بارے میں آج کل بڑی مشہوریاں ہوئی ہیں, وہ چائنا کے سارے لوگ صبح دوپہر شام چاول ہی کھاتے ہیں, گرم پانی پکا پکا کے ہر چیز کے ساتھ. تو یاد رہے کہ چاولوں کے اندر بھی طاقت ہوتی ہے. خدا کی ہر نعمت کے اندر اس کی اپنی افادیت اور اپنی طاقت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب چاولوں کو اگر آپ گھی ڈال کے پلاؤ کا بہت انبار کھائیں گے, دیٹس ڈفرنٹ. ابلے ہوئے چاول آپ دال کے ساتھ کھاؤ گے, دیٹ از ڈفرنٹ. بالکل صحیح. آپ اس کے ساتھ کرتے کیا ہو آگے, دیٹ از دا ون دیٹ میکس ڈفرنس. کہ جی چاول جی موٹا کرتے ہیں, شوگر والے لوگوں کو چاول نہیں دینا چاہیے. یہ تو میں نے کبھی نہیں سنیا. دنیا بھر میں شوگر کے مریض ہیں, چاول جہاں کھائے جاتے ہیں, دے ہیو چاول 3 ٹائمز. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. کوکنگ میتھڈ جہاں پہ ہم گڑبڑ کرتے ہیں. ایک اور چاول ہے ریزوٹو رائس, میں نے, دے آر امیزنگ. ابھی چونکہ ٹائم کم ہے نا, یہ میں نیکسٹ ویک اس کو ڈسکس کریں گے. دے آر امیزنگ. بلکہ ماجبین اگر ہوئی یا جو بھی شیف ہوئی ان کو کہیں گے کہ بنا کے دکھائیں کہ خاص طریقے سے. دے آر ٹیسٹی اینڈ لولی. اچھا ڈاکٹر صاحب, وی ہیو لیس ٹائم, اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں یا آگے بھی ہم اس کو ڈسکس کر لیں. اب میں بلٹ ٹرین کی طرح بتانے لگی ہوں کہ انڈے کھانے چاہیے, دالیں کھانی چاہیے, مینگوز کا استعمال کیجیے, مینگوز آ رہے ہیں,
ایگز کھائیے, شکرکندی کھائیں, اور اس کے علاوہ فروٹ اور واٹر جو ہے وہ اپنا بیلنسڈ رکھیں, تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں, تھوڑی بہت چہل قدمی, تاکہ آپ ایکٹیو رہیں. بالکل. اینڈ اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے پازیٹیو. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے بہترین جو انہوں نے میڈم نے بتایا ہے, ٹپ آف دا ڈے آج کی, کہ خوش رہنا ہے, اور خوش رہنا سیکھیں, اور خوش رکھنا بھی سیکھیں. خوش رکھنا, خوش اگلے شخص کو رکھیں گے تو ہی آپ کو بھی خوشیاں ملیں گی. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ پازیٹیو وائبس ٹریول کرتی ہے. میرے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیٹے ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچو, وہ وائبس پہنچتی ہیں ٹیلیپیتھیکلی. بالکل. اینڈ آئی ایم شیور یو ول آلسو اگری. بالکل, یونیورس میں جو آپ دیتے ہو نا وہ آپ کے پاس واپس آتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے آپ ایسے لوگ ہیں جن کو پہلی بار ملتے ہیں, چونکہ ان کی پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں تو وہ آپ کو اپنے لگتے ہیں اور وہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں, جیسے آپ بھی, وقت اور جیسے یہ چھوٹو کا کانفیڈنس, علی بھی ہے. ہاں چلیں جی, خواتین حضرات, اب علی کی بات ہو رہی ہے تو بخت ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. بخت آپ ریڈی ہیں؟ جی I'm ready. مائک پکڑیے گا, کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو ایک کدی عامل فامل یار جو کہ ہمارے گھرانے کی کمپوزیشن ہے, میں مینشن کرتا چلوں, کافی لوگ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, بٹ یہ اوریجنلی سنگ بائی اینڈ کمپوز بائی مائی پھپھا استاد ریاض علی خان صاحب. میرے چاچا بھی ہیں, پھپھا بھی ہیں, اور یہ انہوں نے گایا, تو میں ان کو ہی ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. بہت ساری کلیپ میں خواتین حضرات. گرے گا ما پا گا ما رے سا رے نی سا دا ما دا نی رے گا ما پا گا ما رے سا سا گا رے رے دا نی رے گا رے سا گا رے رے دا نی رے گا رے گا ما پا گا ما نی دا نی دا ما دا ما رے ما رے گا رے گا ما پا گا ما رے سا سا گا ما دا نی دا ما رے رے نی دا ما رے نی دا ما رے گا رے گا ما پا گا ما رے سا نی دا نی رے گا ما پا گا ما رے سا سا رے سا گا رے رے گا رے رے گا رے گا رے گا رے گا رے گا رے سا گا رے رے دا نی رے گا رے گا ما پا گا ما رے سا نی دا نی دا ما دا ما رے ما رے رے گا رے گا ما پا گا ما رے سا سا گا ما دا نی دا ما رے گا ما پا گا ما رے سا دا نی رے گا رے سا ساجن پریت لگا کے ساجن پریت لگا کے دور دیس مت جا بسو ہماری نگری موہے سندر مکھ دکھلات موہے سندر مکھ دکھلات 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 اوک دیا مل ساول یار وے اوک دیا مل ساول یار وے اوک دیا مل ساول یار وے میرے نونو چیخ پکار وے میرے نونو چیخ پکار وے کدیا مل ساول یار وے او کدیا مل ساول یار وے میرے نونو چیخ پکار وے میرے نونو چیخ پکار وے کدیا مل ساول یار وے او کدیا مل ساول یار وے میری جندڑی ہوئی اداس وے
ना पास वे गरे गा मा बा गा मा रे दा रे गा 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 रे
ma ga ma sa ga ma da ni da ma re ga re ga ma ga ma ni da ni da ga ni da ni da ni da ni da ma da ma re ma re da ni da ni da ni da da ni re sa 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 meri zindagi hoyi udaas ve mera saab आस न पास में मुझे मिलना चार कहार में मुझे मिलना चार कहार में कदिया मिल सावल यार में ओ कदिया मिल सावल यार में मेरे मिल सावल गरेगा मामा गा मारे सा निनी दानी दाना माना मामा रे मारे सा निनी दानी दाना माना मामा रे मारे सा निनी दानी दाना माना मामा रे मारे 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 सा कदिया ओ कदिया ओ कदिया ख़वातीन ज़ात हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं और किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज़ से रफ़ाकत अली खान साहब के साहबजादे बख्त मौजूद हैं, मोहम्मद अली भी मौजूद हैं और बहुत उम्दा इनकी लाइव परफॉर्मेंस मजाक नहीं काम होता, बड़ा मुश्किल काम होता है और गिटार के साथ बग़ैर और ऑर्केस्ट्रा के it's a very difficult job and a tough job, तो hats off to you both. Thank you very much. Thank you very much. अच्छा, ख़वातीन व हज़रात, ब्रेक के बाद हमें और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि हम लोग फिज़िकल हेल्थ की ज़रूर बात करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात करते हुए हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कतराते हैं, हिचकिचाते हैं और एम्बैरस फील करते हैं। अगर किसी की मेंटल हेल्थ का जिक्र किया जाए तो ये समझा जाता है कि जैसे खुदा न सादा ज़बान में कि जैसे वो शख्स पागल है या उसकी जहनी हालत ही नहीं ठीक। गो के इसके बरक्स अगर हम बात करें कि मेंटल हेल्थ अगर किसी भी शख्स की इनफरादी सतह पे अच्छी होगी, वो पॉजिटिव सोचेगा, तो ही वो ज़िंदगी के हर मामले को, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में हो या प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो, वो अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग पावर उसमें इस तरीके से आ सकेगी कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो सके और हर रिश्ते को निभा सके। हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं कि माशरे में मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और क्या वजूहात है जिसकी बिना पे कहीं ना कहीं हम में से जितने भी लोग हैं जिनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो किस तरीके से वो किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब, ही इज़ अ साइकियाट्रिस्ट, सो वील वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। नाउ डॉक्टर साहब, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी कि हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात करते हैं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेंटल हेल्थ को हम डिस्कस करते हुए इतना घबराते क्यों हैं? देखें, हर वो चीज़ जो आपको पूरी पता नहीं होती उसमें थोड़ा बहुत घबराहट तो होती है। एक्चुअली तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। हालांकि जो मेंटल हेल्थ है उसी का एक कंपोनेंट स्पिरिचुअल हेल्थ है। ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए है। इसी तरह फिज़िकल हेल्थ भी इज़ ए कंपोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कहते किसको हैं? एक अच्छा स्टेट ऑफ वेल बीइंग को मेंटल हेल्थ कहते हैं। अच्छा फील करना, अच्छा महसूस करना, अच्छा बिहेव करना और अच्छा कोपिंग मैकेनिज़्म रखना, और इसका सबसे अच्छा जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि आप कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी क्या करते हैं। तो ऐसा इंसान जो इमोशनल वेलबींग, जज्बाती तौर पे नॉर्मल है, बैलेंस्ड है, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड है और वो कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको मेंटली हेल्दी पर्सन कहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं ये ज़रूर जानते हुए वक्त के साथ साथ आपको क्या लगता है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स, काम का होता है प्रेशर, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, इनफरादी सतह पे लोगों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है या आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें कुछ बेहतरी आई है?
नहीं अनफॉर्चुनेटली डिटीरियोरेट हुई है, और उसके बहुत से कंपोनेंट्स जो मेंटल हेल्थ को स्ट्रेंथन करते हैं, आप जब उनको काउंट करें तो वो सारे कहीं ना कहीं से डिसरप्शन का शिकार हैं, इंतशार का शिकार हैं। लाइक जैसे हमने बात की फैमिली सिस्टम जो है, उसी तरह एक कंपोनेंट है कि आपको ये सपोर्ट देता है टू बिकम ए मेंटली हेल्दी पर्सन। स्पिरिचुअल कंपोनेंट, आपकी जो तरबियत है, आपकी जो इनर ग्रोथ है, आपकी जो अवेयरनेस टुवर्ड्स लाइफ है, आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक गोल देती हैं, असाइनमेंट देती हैं। आपको जब अपना पर्पस डिफाइन होता है तो आप मेंटली हेल्दी पर्सन बनने में ये भी मदद देता है। फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, आपकी सोसाइटी के जो इक़दार हैं, उसमें कितना इस वक्त बैलेंस है, उसके हालात इस वक्त कैसे हैं। जो आप बात कर रहे हो डे टू डे स्ट्रेसेस के, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल आप देखें, एक नाराज साहब बाहर घर में जाता है शाम को, जिसको माँ और बच्चे कहते हैं अब शोर नहीं करना, अब ये नहीं करना, ये पहले ही धक्के खा के आया है। बिल्कुल तो सही। जब आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपकी रोड्स पे, आपकी सोसाइटी में जब ओवरऑल अनहेल्दी एनवायरनमेंट होता है तो वो सारा स्ट्रेस आप कैरी करते हैं। आप देखें ट्रैफिक के 2 घंटे गुजार के जब आप पहुंचते हैं तो इट्स हार्ड टू बी हैप्पी। बिल्कुल सही। तो इसलिए वो सारे जितने लॉसेस होते हैं आपके मूड के, आपकी इनर बैलेंस के, वो फिर आप में एक रिएक्शन बन के निकलते हैं। बिल्कुल सही। और उस हद तक फिर हर बंदा अपने आप को कोप करके विल पावर पे खींचता रहता है, बिल्कुल सही। एट हिज ओन कॉस्ट टू मीट बोथ एंड्स, कि जी मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ड्यूटी भी जाना है, मैंने घर भी चलाना है। तो वो ओवरऑल आप स्ट्रेच आउट हो रहा होता है आपका जो एक सिस्टम है टॉलरेंस का। बिल्कुल आप देखें हर बंदा इंटॉलरेंट है। ट्रू। हाँ, हर सड़क पे आपको जरा सी ट्रैफिक बात पे सिग्नल्स पे आप देख लें, जिस वो तरीके देख से लें, ऐसा ही- इम्पेशेंट है ना, impatient। इम्पेशेंट है। तो वो जो आपका तहम्मुल है, आपकी बर्दाश्त है, आपकी जो इखलाकियात हैं, वो सारी अनहेल्दी जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है या मुतासर होती है, उसमें ये सारी चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। मैं इसी बात पे आने वाली थी डॉक्टर साहब कि जो मुझे लगता है वन ऑफ द मेन रूट कॉज कि मेंटल स्टेबिलिटी तब इंसान में आएगी जब बर्दाश्त का मादा होगा, सब्र और तहम्मुल के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलेंगे तो ही आपकी मेंटल स्टेबिलिटी होगी। डॉक्टर साहब आई डोंट नो, मतलब गर्मियों के मौसम में मुझे ऐसा लगता है, गो के इट्स ऑन अ लाइटर नोट, कि अब अगर गर्मी लग रही है तो उसका गुस्सा किसी और पे क्यों निकालना है कि जी मौसम गर्म है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो मुझसे बात मत करो। उसका इससे क्या ताल्लुक बनता है? क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं या जिनमें इमोशनली स्टेबिलिटी होती है, उनको इन्वायरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने आप में इतने कंफर्टेबल और कंट्रोल होते हैं। जी यू आर राइट, क्योंकि जितने भी एक्सटर्नल स्ट्रेसेस होते हैं ना, उसमें गर्मी भी है, उसमें आपके मुआशी हालात भी हैं, मुआशरती हालात भी हैं, आपकी फैमिली के हालात भी हैं। इसी तरह गर्मी जो आपने मिसाल दी, उसमें अगर आप में टॉलरेंस ही नहीं है, वो क्या कहते हैं, हम पहले ही नक्को नक हैं, तो उसमें ज़रा सी चीज़ ऐड हो जाए तो यू बस्ट आउट। वक्त आप सुनते हैं ना ये बात, गर्मियों के मौसम में बिलखसूस है। वो बंदा जो है ना, पहले ही वो कहता मैं पहले ही सता हुआ, मुझे ना छेड़ो। तो हर बंदा एक बॉम्ब बना हुआ है, बस तीली लगाने की देर है। और उसकी वजह यही है कि हमारी कोपिंग मैकेनिज्म सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं लड़ के, और हम उस पर तवज्जो भी नहीं दे रहे कि यार हमने जो भी हालात हों उसमें अपने आप को मैक्सिमम बेहतर। पहले तो लोग देखते ही बहुत बुरा हैं, जब हम निकलते हैं ना अपने घर से कि रेडी वाला इतनी बुरी शक्ल से देख रहा है, बड़ी बुरी नज़र से, तो वो पहली बंदा बहुत वो डिसऑर्ड हो जाता है कि यार क्या, लाइक बहुत बुरा आपको रिएक्शन मिलता है जब आप बाहर निकलते हैं। ऐसा ही है। बस आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि सड़क पे जब आप निकलते हैं तो आप अपनी फैमिली को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी शख्सियत को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि आपकी शख्सियत क्या है, आपकी तरबियत तो खैर मैं हमेशा कहती हूँ हर माँ अपने बच्चे की उम्दा तरबियत करती है। सिर्फ वो सोहबत होती है कि वो अच्छी सोहबत में बच्चा जाता है, अच्छे दोस्तों में जाता है या गलत दोस्तों में चला जाए तो वो आदत उन बच्चों की पिक करता है, वरना माँ तो इस दुनिया में कोई कायनात में ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे की तरबियत अच्छी ना करे। हर माँ की ख्वाहिश होती है और वो करती भी है कि बच्चे की तरबियत, खा वो बेटा हो या बेटी, अच्छी करे। डॉक्टर साहब, नाउ ऑब्वियसली ये तो हो गई चीज़ें। नाउ व्हाट्स द सोल्यूशन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, एक पॉजिटिव सोच के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
वहीं से शुरू करते हैं जो आपने जिक्र किया तरबियत से। तो माँ की नीयत पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसकी अवेयरनेस पे थोड़ा सा शक है कि उसको पेरेंटिंग के वो जो रूल्स हैं वहीं से आगाज़ होता है। जब आप पेरेंटिंग अच्छी करेंगे उसके बाद आ जाती स्कूलिंग। स्कूलिंग में अगर आपकी तरबियत हो रही है, तालीम सिर्फ नहीं हो रही, तो फिर भी आप एक अच्छा मेंटली हेल्दी पर्सन बनते हैं, क्योंकि वहाँ आपको सोशलाइज होना, लोगों से बिहेव करना और रिएक्ट करना, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो स्कूल्स देते हैं तालीम के साथ साथ एक लफ्ज़ तरबियत का ऐड करते हैं, और ग्रेडिंग और वो फर्स्ट सेकंड के चक्करों में माँ बाप भी उतने अगर नहीं पढ़ते और बच्चे को अंडर प्रेशर उस चीज़ पे नहीं करते, सिर्फ तालीम पे बल्कि तरबियत पे करते हैं। किसी का बच्चा अगर अच्छा बिहेवियर वाला है, बात तमीज़ है, आप देखें उसको उतनी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हम, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सिर्फ ग्रेड है। ऐसा ही है, अगर सारे स्टेट एज आ जाएं तो एवरीबॉडी अप्रिशिएट। ऐसा ए स्टार्स डॉक्टर हाँ, साहब वो अब तो A जितना star मर्जी नक चढ़ाओ, बदतमीज हो, उसको बड़े की तमीज ना हो और उसको बेसिक पर्सनालिटी के कंपोनेंट्स का भी ना पता हो, क्या फायदा फिर? तो बेसिकली अगर माएँ और स्कूल एक अच्छा इंसान, एक अच्छा इंडिविजुअल बनाने पे जो मेंटली हेल्दी हो, साउंड हो, उस पे अगर तवज्जो दें तो वहाँ से ये फाउंडेशन का आगाज़ होता है। उसके बाद फिर पर्सनल कैपेसिटी में हर बंदे का रोल आता है। जब आप अडल्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें खुद भी कंट्रीब्यूट करनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में जो किसी ना किसी तरह से आप लैग कर रहे होते हैं। उसमें हेल्दी लाइफ रूटीन है, उसमें आप देखें फिजिकल एक्टिविटी आप में पॉजिटिव जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको एनहांस करती है, आपके माइंड में पॉजिटिविटी आती है। सो डेली रूटीन में अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप रात की नींद लेते हैं जो कि हीलिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब। दोपहर को जितना मर्जी सो लें भाई, आप 3-4 गुना दिन में सो लें, रात के बराबर नहीं, रात के बराबर नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ने एक हीलिंग नेचर की बनाई है। आपका अंधेरे में जो केमिकल ब्रेन रिलीज करता है वो रोशनी में नहीं करता, तो वो हीलिंग केमिकल्स आते ही रात को हैं। ऐसा ही। एंड डॉक्टर साहब अच्छा म्यूजिक सुनना, कैथारसिस इज द हॉबी, आगे वही कह रहा हूं, एनीथिंग यू एंजॉय, कुकिंग इज वेरी गुड, क्यों नहीं? हाँ, म्यूजिक तो आप देखें ना, मेरा तो बड़ा फेवरेट है, क्योंकि ये आपको ट्रैंक्विलिटी देता है, आपके नर्व्स को कामनेस की तरफ ले जाता है। और हॉबी कोई भी हो, जैसे खाना खिलाना, ये तो औलिया अल्लाह का शेवा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें सारी खवातीनों से हर वो चीज़ जिसमें मुसर्रत मिले किसी को और आपको, दोनों को। बिल्कुल सही। खवातीनों साथ ये बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की कि उसका आगाज़ तो ऑब्वियसली तरबियत का तो माँ की गोद से होता है। वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव जो है बच्चे को फैसिलिटेट करना, और बच्चा आपको कॉपी करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसा रोल मॉडल बने कि बच्चा आप में ही वो अपना हीरो तलाश करे और बाहर हीरो ना तलाश करे। और फिर सेकंड नंबर पे टीचर्स एंड हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चे की तरबियत को एक मुकम्मल तशकील देते हैं। इसी के साथ डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सर थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज प्लेजर। थैंक यू सो मच जी, ऑल द वेरी बेस्ट। खवातीन साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद और बहुत सारी बातें और कुछ नए गेस्ट। स्टे ट्यून्ड। जी खवातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट की तरफ भी हम बढ़ेंगे क्योंकि अब ये आखिरी सेगमेंट है, तो हमने प्रेजेंटेशन और रेसिपी की तरफ भी बढ़ना है। शेफ़ माजिबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं, और रफ़ाकत अली खान साहब के साहबजादे बख्त अली खान और मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के आगाज़ से। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उम्दा लगता है कि ख़वातीन की जब हम बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट में वो ख़वातीन जो इनफरादी सतह पे माशरे में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के तहत अपना एक नाम और मकाम बनाते हुए एक ऐसी मिसाल बनती हैं कि फिर बाकी बच्चियों को भी वो हिम्मत और ताकत मिलती है कि उनको एक रोल मॉडल समझ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, एंड ये अपनी है, ये पराई इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क PTV न्यूज़ की जो करंट अफेयर्स की होस्टिंग है जो कर लेना, वो ट्रेनिंग ऐसी है PTV न्यूज़ की अल्हम्दुलिल्लाह। PTV की बजाते खुद, लेकिन PTV न्यूज़ की जब हम बिलखसूस बात करें तो करंट अफेयर प्रोग्रामिंग की, तो फिर ऐसी उम्दा तरबियत है और ट्रेनिंग है, वो आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जी, वी आर वेरी ऑनर्ड प्रोफेसर डॉक्टर लुबना ज़हीर साहिबा। शी इज़ अ मीडिया पर्सन, पब्लिक स्पीकर हैं, और अभी इस वक्त जो है शी इज़ करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन एट द डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब।
اور PTV نیوز کے لیے بے شمار بڑے بڑے ٹاک شوز ہوسٹ کر چکی ہیں. سو وی آر ویری آنرڈ. لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے PTV میں آنا اور خاص طور پہ آپ کے پروگرام میں. ریئلی تھینک یو سو مچ, یو میڈ مائی ڈے. میں کہہ رہی تھی, میں نے کہا میں نے اینک نہیں نہ پہنی تو مجھے نظر نہیں کچھ آ رہا, تو میں دور سے دیکھوں گی, لیکن جب ایسی شخصیت آئی ہوں جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں تو پھر آپ کو تعارف کے لیے کارڈز دیکھنے کی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ. اس اسٹوڈیو میں کام کیا؟ اسٹوڈیو میں کام نہیں کیا, لیکن اس زمانے میں بھی آپ کا پروگرام ہوا کرتا تھا. یہ کوئی برسوں پرانی بات نہیں ہے. آئی تھنک 2018 تک میں پروگرام کرتی رہی, تو آپ کا ماشاء اللہ پروگرام تب بھی ہوا کرتا تھا. یو یوز ٹو بی ان اسٹوڈیو ڈی. ایگزیکٹلی, ہمارے پڑوس میں تھی. بالکل ایسا ہے. اچھا نا, PTV کے ساتھ ہی آغاز ہم ذرا اسٹارٹ کرتے ہیں, بیکاز آبویسلی وی آل گرون اپ واچنگ PTV, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اور پھر بالخصوص PTV نیوز اور PTV کرنٹ افیئرز کی جو پروگرامنگ ہے اور اس کا حصہ بننا بہت اچھا لگتا تھا. اور ویسے میں اینکرنگ تو کرتی رہی, لیکن اس سے پہلے میں PTV کے کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ میں ایز پروڈیوسر بھی میں نے کام کیا. جب میں نے ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے, تو اس کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ TV چینل میں ایز پروڈیوسر جوائن کر لیا تھا, اور الٹیمیٹلی میں PTV میں آئی. اور جب میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کی ایز اسسٹنٹ پروفیسر بیک ان 2014, تو میں نے سوئچ کر لیا, لیکن اس کے بعد میں نے ایز این اینکر یہاں پہ کنٹینیو کیا. تو PTV, جیسے آپ کے چینل کا نام تو PTV ہوم ہے, تو ہمارے لیے سارا نیٹ ورک ہی PTV ہوم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹرو, بالکل ایسا ہی ہے. اوکے نا, اب آپ اس وقت ایسوسیٹیڈ ہے یونیورسٹی آف دا پنجاب کے ساتھ. تھوڑا سا اس کام کے بارے میں بھی بتاتے ہوئے, جو اسٹوڈنٹس کو آپ نے جو کچھ سیکھا ہے, وہ جو اپنی لیگیسی کو اپنے انداز سے لے کر بڑھی, بتائیے. دراصل ہم جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے زمانے میں بھی بہت اچھے ٹیچر ہوتے تھے. ایک چیز مجھے فیل ہوتی تھی کہ ہمیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ تھیوریٹیکل ہوتا ہے, وہ تھیوری ہوتی ہے, وہ کتابی باتیں ہوتی ہیں. پریکٹیکل چیزیں جب ہم فیلڈ میں جاتے تھے تو ہمیں وہ نظر نہیں آتی تھی. تو مجھے لکیلی بڑی اچھی ٹریننگ, میں خود بہت اچھی ٹریننگ مجھے ملی, وہ اس طرح سے کہ جب میں نے ڈگری لی تو مجھے مختلف TV چینلز میں کام کرنے کا موقع ملا, مختلف پوزیشنز پہ. اور اب جب میں ایز ٹیچر اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کر رہی ہوتی تو مجھے تھوڑی سی گریٹیفیکیشن ہوتی ہے, ان اے سینس کہ ہم ان کو تھیوری بھی پڑھا رہے ہیں اور پریکٹیکل اپنا ایکسپوجر بھی ان سے شیئر کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے. ٹیچنگ تو بڑا آنریبل پروفیشن ہے, اور اس ادارے میں آپ کو ایز ٹیچر کام کرنے کا موقع ملا جس میں آپ خود اسٹوڈنٹ تھے, تو وہ آنر مجھے لگتا ہے کافی سال ہو چکے ہیں, لیکن وہ آنر میں ابھی بھی فیل کرتی ہوں کہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھی اور اب میں یہاں پہ ٹیچر ہوں. بالکل ایسا. اینڈ فلم اینڈ TV ڈپارٹمنٹ تو ویسے ہی جو ہے, اب ہم دیکھتے ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور اتنے کورسز آفر نہیں ہوتے تھے. اب تو ہم دیکھتے ہیں کتنا شعور بیدار ہو گیا ہے. ہر یونیورسٹی اپنی اپنی سطح پہ کورسز آفر کری ہے بچوں کے لیے. بالکل ایسے. فلم اینڈ TV پروڈکشن جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, براڈ کاسٹ میڈیا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے جو میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں یا جن کا شعبہ میڈیا نہیں بھی ہے, ان کو بھی دیکھیں فلم کی ضرورت ہے, ان کو بھی ایکسپوجر کی ضرورت ہے, ان کو بھی ڈیجیٹل میڈیا کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی فلم بنانی ہے, تصویر لینی ہے, ایڈیٹنگ کرنی ہے. تو ہمارا جو پروفیشن ہے اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا ایکسپوجر اور اس کی جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسا ہی تصویر کھینچنا اور تصویر کھنچوانا بھی ایک آرٹ ہے بھائی. بالکل ایسا ہے. وہ وقت گیا کہ ابھی پاسپورٹ سائز پکچر کی طرح, کتنی خوفناک پاسپورٹ سائز کی, وقت آپ کو تو نہیں پتا ہوگا. نہیں, ID کارڈ کی تو ابھی بھی خوفناک ہو جاتی ہے. کتنی خوفناک. اللہ, آپ اگر کبھی میرے ID کارڈ کی تصویر دیکھ لے بندہ پریشان, بھاگ جائے بھائی, بھاگ جائے کہ یہ آپ کی نہیں ہے سندر. اچھا, وہ تصویر کیونکہ آپ نے اسمائل نہیں نہ دینی ہوتی, تو وہ پھر سیریس شکل بنانی ہوتی, تو پھر ایسی شکل آئے گی. بھائی میں نہیں بتا سکتی زیادہ مزید, دکھائی نہ میری ٹیم کہیں دے. اچھا نا, اوبویسلی میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی خواتین حضرات یہ بات کی کہ سمر ویکیشنز کا, گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے. مجھے یہ یاد ہے کہ بچپن میں میری والدہ یہ کرتی تھیں کہ سمر ویکیشنز میں ہمیں سمر کیمپس کی طرف لے جایا کرتی تھی, تاکہ زیادہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بچہ انگیج ہو جائے اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہو. آج کا جو بچہ ہے, اور یہ بچہ میں صرف کوئی 10 سال کا یا 12 سال کی نہیں, جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جنہوں نے FSC کے پیپرز دے دیے ہیں یا A لیولز کے پیپرز دے دیے ہیں, وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو انگیج کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں اپنی شخصیت میں نکھار لا سکتا ہے. اچھا, آپ یہ دیکھیے ایک زمانے میں یہ رجحان ہوا کرتا تھا, یا اس کو فیشن کہہ لیں, اور اب بھی ہوگا سرٹن ایریاز میں اور سوسائٹی کے مختلف حصوں میں, کہ جب سمر ویکیشن یا چھٹیاں ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ بچیوں نے اسٹچنگ سیکھنی ہے, کوکنگ سیکھنی ہے, سلائی کڑھائی, جو بھی اس ٹائپ کی گھریلو چیزیں ہیں وہ سیکھنی ہیں. اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں وقت بدل گیا, ابھی بھی جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, اسٹوڈنٹ نہیں, مجھے لگتا ہے ہم سب لرنر ہوتے ہیں. ایز ٹیچر ہمیں بھی لرن کرنے کی ضرورت ہے. تو جو بھی اچھے لرنر ہے, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, کسی بھی پروفیشن میں ہے, وہ اس طرح کی سمر ویکیشنز کو بڑے اچھے طریقے سے کنزیوم کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, اگر ہم میڈیا اسٹڈیز کی بات کریں تو یہ کتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اچھی ایڈیٹنگ سیکھ لے 3 ماہ میں, کوئی فوٹوگرافی سیکھ لے,
कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोर्स कर ले, या फिर कोई लैंग्वेज का कोर्स कर लें, तो ये हम पे डिपेंड करता है अच्छे स्टूडेंट पे कि वो अपना टाइम किस तरह से कंज्यूम कर रहा है समर वेकेशन में। दूसरी तरफ आप देखें उस तरह के स्टूडेंट भी है जो कि जिनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो कि समर तो क्या रूटीन में भी उनके पढ़ने लिखने की तरफ रुझान नहीं होता, तो जिसने टाइम ज़ाया करना उसने पूरा साल टाइम ज़ाया करना है, और जिसने टाइम का अच्छा कंजम्पशन करनी है वो अच्छे टाइम की कंजम्पशन पूरा साल भी कर सकता है, और समर तो बड़ा अच्छा सीज़न होता है, बड़ा अच्छा वक्त होता है। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं या बच्चे भी हों, वो जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं तो उससे सोशल स्किल्स भी तो बेहतर होती है, और आजकल तो है भी सोशल स्किल्स का दौर। बिल्कुल ऐसा है। देखें ना, आप एक रूटीन एक्टिविटी में, एक रूटीन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और आप वही शक्लें देख रहे हैं जो आप देखते हैं, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप किसी नए इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और आप कोई कहीं पे नई जगह पे एडमिशन लेते हैं, तो सोशलाइजेशन भी आपकी होती है और आप सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी बनते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं और मुख्तलिफ तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो लर्निंग का बड़ा मार्जिन होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन एनहांस होती है और आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने ये देखा है वेस्टर्न ममालिक में, अब मुझे नहीं पता इधर इतना ट्रेंड है कि नहीं, आप भी एग्री करोगे वक्त, क्योंकि आपका ज़्यादातर जो है एक रुझान भी उधर रहा है और आप रहते भी रहे हो वेस्टर्न ममालिक में। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर के ममालिक के समर वेकेशंस में बच्चों को कम्युनिटी वर्क का कहा जाता है करने को, और उनको एक्स्ट्रा ग्रेड्स मिलते हैं। अब वो कहीं पे भी चले जाए कम्युनिटी वर्क करने के लिए, शेल्टर होम्स में चले जाएं या XYZ कहीं पे भी, आपको लगता है कि ये यहाँ पे इसका रुझान हुआ है, और अगर नहीं हुआ किस तरीके से अपने बच्चों में, क्योंकि देखें इससे मुझे लगता है कि एक एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन होना और दूसरे लोगों के साथ ह्यूमैनिटी लेवल के ऊपर कनेक्शन होने का जो एक रुझान है ना, वो ज़्यादा मजबूत होता है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। अब आप देखें ओवरऑल सोसाइटी का जायज़ा ले, इसमें मुझे भी शामिल कर ले। हम सब लोग जो है ना बड़े कैलकुलेटिव हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। जब भी हम कहते हैं हमने कोई काम करना है तो कहते हैं इससे हमारी अर्निंग क्या हो रही है, इससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो वॉलंटियर वर्क है या ये जो सिविक एंगेजमेंट टाइप चीज़ें हैं या ये जो सोशल वर्क है, ये बाहर तो वाकई में उनकी मार्किंग भी की जाती है, और मार्किंग ना भी की जाए, मैंने ये भी सुना कि जब वो किसी को नेशनैलिटी भी देते हैं, सिटीजनशिप देते हैं, उसके लिए भी कुछ वॉलंटियर वर्क करना और उसके मार्क्स होते हैं। अगर आपने वॉलंटियर वर्क किया और आपने सोशल एंगेजमेंट टाइप, आप सिविक एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहे हो, तो आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो वहाँ पे तो उन्होंने ये वेटेज रखा हुआ है। पाकिस्तान में ये रुझान नहीं है, लेकिन अभी 2-3 माह पहले मुझे एक NGO के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो मैंने देखा कि वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, सोशल वर्क की तरफ ला रहे हैं, सिविक एंगेजमेंट की तरफ। और लाहौर के उन्होंने मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के अच्छे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया हुआ था। मैं बड़ी इंप्रेस हुई कि अच्छा आप उनको ये सोशल वर्क सिखा रहे हैं। तो ये रुझान यहाँ पे कम है, लेकिन बिल्कुल है, लेकिन इसको हमें प्रमोट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। और मुझे ऐसा लगता है वक्त के इससे ये बड़ा एक लर्निंग का प्रोसेस है कि अगर आप सोशल वर्क करें या कम्युनिटी वर्क करें। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। बट हमारे यहाँ कुछ आई थिंक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो इस चीज़ को नहीं कर सकते। जो स्टेबल लोग हैं, तो मैंने अक्सर उनको ही देखा है ज़्यादा करते हुए, जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो मैं अपना भी मेंशन करते चलूँ, जब मेरे जब हॉलीडेज शुरू होते थे तो डैडी मुझे बाहर ले जाया करते थे, तो मुझे एक्सप्लोर करवाते थे दुनिया और साथ गवाते भी थे। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल सही। अली, आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है सोशल वर्क करना? मैं क्या कह सकता हूँ, ही इज अ बिट शाय, क्योंकि ये आई थिंक फर्स्ट टाइम बैठा है। मुझे पता है, मैं इसलिए मैं इसी वजह से इसकी शाइनेस खत्म करना चाह रही हूँ कि अगर मैं सवाल कर, सोशल वर्क करना चाहिए कि नहीं, हाँ या ना? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? ये समझो ऐसे आ गया मैट्रिक के O लेवल्स के पेपर में कि क्यों करना चाहिए सोशल वर्क। बस करना चाहिए। परसों तक जवाब देना है, मैं भी परसों बात करूंगी, परसों स्पेशल प्रोग्रामिंग होगी, सिर्फ अली होंगे उस प्रोग्राम में। लेकिन देन वी हैव सीन दैट इनफरादी सतह पे जिस तरह हम देखते हैं कि जब इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी, और यंगस्टर्स की हम बिलखसूस बात करें, जब कुदरती आफात से इस मुल्क को गुजरना पड़ा, तो बड़े हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ यंगस्टर्स ने इनफरादी सतह पे कैंप्स लगाए, अपनी NGOs बनाते हुए एंड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए। तो जज्बा मौजूद है, सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छा, जज्बा भी मौजूद है, और हमारा सोशल वर्क ज़रा मुख्तलिफ किस्म का भी होता है। आप ये देखें कि जब हम किसी को डोनेट कर रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, तो ये भी तो सोशल वर्क है ना। तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में है, टॉपर्स में है पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा सदका खैरात करते हैं, सबसे ज़्यादा डोनेशन करते हैं। ऐसा ही है। वेस्टर्न कंट्री से भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे है, तो इस सदका खैरात वाले सोशल वर्क में तो हम बहुत ज़्यादा आगे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि किसी की खिदमत करनी है, हॉस्पिटल में जाना है, सड़क पर ड्यूटी देनी है, या कोई इस तरह से एक्टिविटी करनी है, या सफाई की किसी मुहिम में हिस्सा लेना है, ये वाली एक्टिविटीज़ करते हुए हम ज़रा शर्माते
آتے گھبراتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں جب آپ فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہوتے ہیں نا تو آپ کے لیے ان چیزوں کے لیے ٹائم ضرور ہوتا ہے, لیکن جب آپ نے ارننگ کرنی ہے تو پھر آپ ارننگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایک سرٹن کلاس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سوشل ورک کے لیے ٹائم نکالنا. لیکن ایون دین ہم کہیں گے ہمیں اس کو اپنے کریکلم کا حصہ بھی ہم بنا سکتے ہیں, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کا حصہ. آخر ہم نے اپنے بچوں کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی طرف بھی تو انکلائن کر دیا ہے نا. وہ بچے جن کو ووٹ کا پتہ نہیں تھا اور جو بچے پولیٹیکل ڈسکشن سے دور بھاگتے تھے اب وہ پالیٹکس پہ بات کرنے لگ گئے. تو وائی ناٹ سوشل ورک؟ ٹرو, آئی ایگری, بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری. نا ہم آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہوئے کس طریقے سے کیا اسپارک بچوں میں دیکھتی ہیں؟ جذبہ تو بہت ہے بچوں میں ماشاءاللہ, بٹ اس کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے؟ اصل چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ آپ جیسے بننا چاہتے ہیں, یعنی وہ اسکرین کے سامنے آنا چاہتے ہیں. which is not an easy job at all. ہاں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ ہم نے اسکرین کے سامنے آنا ہے اور ہماری پاپولیرٹی ہوگی, اور سب سے اچھی جاب ان کو یہ لگتی ہے. ایک چیز ہے, ہمارے ہاں بہت اچھی یوتھ اور بڑے اچھے اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں, لرن کرتے ہیں, ان میں ارج ہے. لیکن زیادہ تر اسٹوڈنٹ میں نے دیکھا ہے وہ اس کے ساتھ ٹائم ضائع کر رہے ہیں, یعنی ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, ان کے پڑھنے لکھنے کی ہیبٹ نہیں ہے. اگرچہ یہ جو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا یا انٹرنیٹ ہے یا یہ جو گیجٹ ہے, اس سے اگر لرننگ کے لیے ہم اس کو یوز کریں تو اس سے بہتر گیجٹ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی, اور ویسے یہ اوور آل ایک ڈکلائن آیا ہے اور ایک اوور آل ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹ کرنے کی ہیبٹ ان میں بہت زیادہ ہے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز نہیں کرنی. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ سمر ویکیشن ہونے والی ہے, میرے خیال میں بہت کم اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم کوئی اچھی انٹرنشپ کر لیں, سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں, اپنی لرننگ کے لیے, یا وہ کہیں گے کہ ہم کوئی کسی کو اسسٹ کر دیں کسی سرٹیفکیٹ کے لیے, اپنے ایکسپیرینس کے لیے, ایکسپوجر کے لیے. یا کوئی اسٹوڈنٹ کے میں نے کوئی لینگویج سیکھنی ہے, میں نے کوئی اچھا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کورس کرنا ہے, میں کوئی کیمرہ ورک سیکھ لوں, یا کوئی اپنی رائٹنگ اسکل انہینس کر لوں. بہت کم اسٹوڈنٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے اوور آل ابھی میں ریسنٹلی یہاں سے آذربائیجان سے آئی ہوں, تو میں نے باکو میں 1-2 یونیورسٹیز کو وزٹ کیا. تو 1-2 یونیورسٹیز نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جب میرا انٹریکشن کروایا تو میں نے ان کی شکل دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ شکل سے ہی ہمارے جیسے اسٹوڈنٹ ہیں, خاص طرح کے, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں. تو میں نے ان کے ٹیچر سے پوچھا, اپنا وقت یاد آ ہاں, میں نے ان کے ٹیچر سے پوچھا یہ پڑھنے لکھنے والے ہیں, ان کا دھیان ہے؟ انہوں نے کہا بہت کم اسٹوڈنٹ کا پڑھنے لکھنے کی طرف دھیان ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہنے لگے بس یہ ان چیزوں کو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں جن سے ان کو مٹیریلسٹک فائدہ ہو. اور وہاں بھی میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا, کہنے لگیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس ملک سے چلے جانا چاہتے ہیں, وہ یورپین کنٹریز کی طرف جانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں میڈیا پہ, ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ کہ وہاں تو بڑے مزے ہیں. اگرچہ ان ٹیچر نے کہا کہ اگرچہ یہ وہاں بھی جائیں گے تو محنت کرنا پڑے گی. تو یہ جو یوتھ ہے نا ساری, ان کا دھیان زیادہ تر مٹیریلسٹک چیزوں کی طرف ہو گیا. مثلا ہم جاپان جائیں, وہاں کی یوتھ ہمیں مختلف نظر آتی ہے, وہ ابھی بھی ہارڈ ورکنگ ہے. لیکن یہ آذربائیجان وغیرہ جیسے کنٹریز جو ہے نا, مجھے اپنی جیسی یوتھ نظر آئی. لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے ہم سب جو ینگسٹرز ہیں نا, ان کی ہیبٹ اس طرح ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ اپنا ٹائم, اسکرین ٹائم زیادہ کرتے جا رہے ہیں اور لرننگ والا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. بالکل, چونکہ آپ پروفیسر ہیں, آپ کا زیادہ تعلق ہے ینگسٹرز کے ساتھ, لیکن میں ینگسٹرز کی نمائندگی ضرور کرتے ہوئے میں نے کہا میں بھی اس فہرست میں شامل ہو جاؤں نا کہ سب یوتھ کی ہم نہیں بات کریں. بڑے بڑے یوتھ بہت اچھے بچے ہیں, بہت اچھے بچے بھی ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں, ابھی بھی اور بعد میں بھی. ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی ہمارے ساتھ بہت سارے کلاس فیلو تھے, ہمارے کلیگ تھے جن کے پاس جینوئنلی فی دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور اب ہم نے دیکھا کہ وہ اچھے گریڈز میں اور اچھی پوزیشنز پہ کام کریں محنت کی وجہ سے. اور ابھی بھی ایسے ہارڈ ورکنگ یوتھ ہیں اور بچے ہیں, آپ یقین کریں ان کے پاس فی دینے کے پیسے نہیں ہوتے, ہمیں ارینج کرنا پڑتا ہے, لیکن چند سال بعد ہم دیکھیں گے وہ کسی مقام پہ پہنچے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پروفیسر صاحبہ کا ہم نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے. میں جلدی سے ذرا شیف ماجبین کی پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہوئے, ماجبین جلدی سے مجھے ذرا ایک ریسیپی بتا دیجیے کوئکلی. کباب, اب عید کا بھی آپ کو پتہ ہے سیزن ہے, عید آ رہی ہے, کباب بنیں گے ہر گھر میں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ ان کو ڈیپ فرائی کریں, آئلی کریں. آپ نے ہلکے سے اسٹیم کیے, آپ نے 1 ٹی اسپون آلیو آئل میں ان کو سوتے کیا, کور کر دیا, آپ کے کباب جو ہیں وہ اسٹیم ہو گئے. ہلکی سی ساس بنائی, اس میں ٹاس کیا, ویجیٹیبلز ایڈ کی, اور ایک تھوڑا سا فیوژن والی ڈش جو ہے وہ اپنے دسترخوان پہ آپ سجائیے گا. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ جی. یہ امیزنگ پرفارمنس, یہ بھی پرفارمنس ہے بھائی, یہ بھی پریزنٹیشن بھی پرفارمنس ہے. تھینک یو سو مچ جی. اور پروفیسر صاحبہ کا بھی ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے. میڈم تھینک یو so much. Thank you It very was a much. pleasure and an honor. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے, ترقی دے. آمین سما. بہت شکریہ. پی ٹی وی کی اسکرین پہ آنا, یقین کریں یہ بہت بڑا آنر ہے.
really آپ کے لیے تو کوئی دوسری وہ نہیں ہے. I hope you enjoyed. Yeah, very much. Thank you so much. Baf, thank you so much. Thanks to you guys. محمد علی پرسوں آپ سے سوال کا جواب لیا جائے گا کہ کیوں بچوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ ضروری ہے. میں تو سوال بھی بھول گئی. آپ نے 2 جملے سوچ کے آنے ہیں. سوچ کے پرسوں ہوگا, دوپہر 12:30 بجے ہم پروگرام رکھیں گے. خواتین حضرات آپ کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی ہو, میرے رب کی رضا رہی, اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ کل کی پروگرامنگ میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے رب کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزاریے, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے خداحافظ. لیکن جانے سے پہلے گرینڈ پرفارمنس آ جائے گا بہت ساری کلیپ میں.